नमस्कार, आप देख रहे हैं हार्ट ऑफ भारत। मैं हूं दिवाकर विक्रम सिंह। जब पूरी दुनिया की निगाहें ईरान पर लगी हैं, अमेरिका और इजराइल पर लगी हैं, ये दोनों पक्ष किस तरीके से एक दूसरे के खिलाफ अटैक्स कर रहे हैं, मिसाइल हमले, ड्रोन हमले, और अब खबर ये कि अमेरिका बहुत जल्दी ईरान के भीतर अपनी पैदल सेना उतार देगा और ये कुर्दों के सहयोग से कुर्दिस्तान के जरिए संभव बनाएगा। इन खबरों पर हम प्रतिदिन चर्चा करते हैं। क्या होगा और ये युद्ध कब तक चलेगा? क्या ईरान झुकेगा और ईरान में शासन व्यवस्था परिवर्तित होगा? क्या मिडिल ईस्ट में ईरान जिन गल्फ देशों के खिलाफ सैन्य कार्रवाई कर रहा है, ये कहते हुए कि अमेरिका के सैन्य बेसिस को वो बर्बाद कर रहा है, क्या अब उसमें कमी आएगी? इन सारे मुद्दों पर हम प्रतिदिन बातचीत करते हैं, लेकिन थोड़ा इससे दूर चलिए और भारत के बिल्कुल पड़ोस में एक ऐसी घटना घटी है जो लोकतंत्र के हिसाब से और इस लोकतंत्र में जो युवा सोच है उसकी क्या स्थिति या क्या झलक दिख रही है, इसे जरूर देखना चाहिए। और इसलिए अपने पड़ोस में चुनाव परिणाम और चुनाव के दौरान जो कुछ भी हुआ उस पर चर्चा जरूर कर लेनी चाहिए। जी हां, मैं बात कर रहा हूं नेपाल की। याद करिए, जब बांग्लादेश का चुनाव हुआ और तारिक रहमान वहां के चुनाव में थंपिंग मेजॉरिटी से जीत के आए और कथित जेनजी आंदोलन जो बांग्लादेश में चलाया गया, मैं कथित शब्द सो कॉल्ड जिसको इंग्लिश में कहते हैं, क्योंकि वो जेनजी आंदोलन नहीं था, वो छात्रों के नाम पर कट्टरपंथियों का आंदोलन था और बांग्लादेश का पूरी तरीके से उसका इस्लामाइजेशन करने का एक सोचा समझा प्लान था, जिसको कई देशों ने मिलकर के बनाया था। और इसका उद्देश्य था भारत के पड़ोस में धर्म के नाम पर न्यूसेंस क्रिएट करना और उस न्यूसेंस के जरिए भारत के पूर्वोत्तर क्षेत्र को अशांत बनाने की बड़ी कवायद करना। कौन कौन से देश थे, कितने डीप स्टेट्स इसमें शामिल थे, इस पर चर्चा हम फिर करेंगे। हालांकि हार्ट ऑफ भारत के कई वीडियोस में हमने आपको इसके बारे में बताया और तब मैंने ये कहा था कि इंतजार करिए मार्च का, और 11 मार्च का मैंने समय दिया था, जबकि आज 6 मार्च है। 11 मार्च तक नेपाल में नई सरकार बन जाएगी। ये सुशीला कार्की जब अंतरिम प्रधानमंत्री बने थी तब उन्होंने कहा था, और अभी एक हफ्ते के भीतर नेपाल में एक नई सरकार बनने की राहें बिल्कुल आसान बनाई जा सकती हैं या बनाई जा रही हैं, जिसकी झलक दिख गई। नेपाल में चुनाव हुए, जेनजी आंदोलन के बाद जिस तरीके से चीन समर्थित वहां के सरकार को उखाड़ फेंका गया, कई मंत्रियों की पिटाई हुई और प्रधानमंत्री ओली को, जो कि नेपाल के कृपा पर जी रहे, माफ करिएगा, चीन की कृपा पर जी रहे थे, और नेपाल में भाई भतीजावाद, भ्रष्टाचार और पर्ची सिस्टम के आधार पर वहां के युवाओं को रोजगार देने का जो मामला सामने लाया गया और जिसके आधार पर ही विरोध का तौर तरीका वहां पर डेवलप किया गया। कहा यह जा रहा था कि चीन की बढ़ती ताकत को खत्म करने में भारत डेमोक्रेटिक प्रयास कर रहा था, लेकिन अमेरिका का एक डीप स्टेट चीन का जिस तरीके से नेपाल में प्रभाव बढ़ रहा था उसको रणनीतिक दृष्टिकोण से अमेरिका उचित नहीं मान रहा था, और जेनजी आंदोलन के जरिए वहां पर एक बड़ी फंडिंग करता हुआ अमेरिका का कुछ संगठन देखा गया, कुछ संगठन उसमें इन्वॉल्व हुए, ये सूचना आई और बताया यह गया कि जो चुनाव उसके बाद तय किया गया कि मार्च में होगा, इसमें भी अमेरिका ने बहुत बड़ी फंडिंग की और इस फंडिंग के जरिए चुनाव संपन्न हुआ, जिसमें ओली सहित तमाम नेता भाग लिए। खबर यह है कि 67 सीटों पर आगे चल रहे बालेन शाह, बिल्कुल नया नाम, 35 साल से भी कम उम्र है इस व्यक्ति का, जो नेपाल में एक रैपर की भूमिका में था, गाने गाता था और बहुत ही नीचे से उठा हुआ एक मध्यम वर्गीय व्यक्ति है। उसकी पढ़ाई लिखाई कर्नाटक में हुए इंजीनियरिंग का छात्र रहा है और
नेपाल में कहा यह जा रहा है कि यह व्यक्ति प्रधानमंत्री बन जाएगा, इसलिए कि वो चीन का विरोधी है, इसलिए कि वो भारत के खिलाफ भी एक सख्त लहजे का इस्तेमाल करता है, और इसलिए कि वो नव साम्राज्यवाद का विरोध करता है। चूंकि एक युवा है, पूरी दुनिया के हर एक सिस्टम में जो उसकी सोच के विपरीत जाती है उसका वो विरोध करता है, जिसमें भारत भी कुछ हद तक शामिल है। हालांकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की भारत के संदर्भ में ली जाने वाली नीतियां, बनाई जाने वाली नीतियां या लिए जाने वाले कुछ फैसले, जिसका बालेन शाह तो खुल करके नहीं, लेकिन बालेन शाह से जुड़े लोग समर्थन करते हैं। अब सवाल यह है कि कहा यह जा रहा है कि बालेन शाह वहां के प्रधानमंत्री बनेंगे। 35 साल से कम उम्र का एक युवा उस देश का जो कि भारत का पड़ोसी है और भारत और नेपाल का रोटी और बेटी का रिश्ता है, उस देश का प्रधानमंत्री एक युवा बनता है, वो भी जेनजी आंदोलन का प्रणेता बालेन शाह, जिसको अमेरिका के कई संस्थाओं का समर्थन प्राप्त है, और वो खुल करके चीन का विरोध करता रहा है। अब आप सोचिए कितनी क्रिटिकल बात है ये। वो भारत विरोधी भी साबित किया जा सकता है, नेपाल खुल करके चीन का विरोध करेगा ये भी कहा जा सकता है, और अमेरिका की साम्राज्यवादी सोच नेपाल पर नहीं डाली जा सकती या उसको स्थानांतरित नहीं किया जा सकता। मतलब नेपाल की सत्ता, शासन व्यवस्था नेपाल के युवा तय करेंगे, यह संकेत दे रहा है बालेन शाह। और बालेन शाह अगर प्रधानमंत्री बनने जा रहा है तो सवाल यह है कि भारत का दृष्टिकोण उसको लेकर के क्या होना चाहिए। आपको याद होगा कि जब जेनजी आंदोलन चला और वो हिंसक हुआ और वहां पर प्रधानमंत्री को किसी तरीके से अपने सरकारी आवास से भागना पड़ा, उसको प्लेन से उनके और पूरे परिवार को इवैक्यूएट किया गया। वामपंथ का किला और वामपंथ का जो दिखावा रहा, वैसे तो 20 बार नेपाल में सरकारें बदली हैं, लोकतंत्र में इतना अस्थायी स्थिति नेपाल की बनी जहां पर कम्युनिस्टों ने नेपाल के चीन के सहयोग से नेपाल का एक चीनी मॉडल लोकतंत्र डेवलप करने का प्रयास किया, जिसमें चीन इस कदर इन्वॉल्व होता था कि वहां का राजदूत अगर कोई वर्जन देता था तो चीन की सरकार उसे बाकायदा रेगुलेट करती थी, एग्जीक्यूट करती थी। और ऐसे में भारत और नेपाल का जो परंपरागत संबंध है वो पूरी तरीके से प्रभावित होता हुआ दिखा। ये और बात है कि भारत ने बड़ी गंभीरता से इन रिश्तों को बनाए रखने की पहल की, और कई मौकों पर जब नेपाल बहुत मुश्किलों में फंसा हो दिखा तब भारत ने सहयोग और समर्थन दिया, जिसको न चाहते हुए भी नेपाल की सरकार को भी मानना पड़ा। अब एक ऐसी स्थिति में जब नेपाल में एक युवा प्रधानमंत्री बनेगा तो भारत के साथ उसकी सोच क्या होगी, क्योंकि तब तो ऐसा तो है नहीं कि वो जेनजी माइंडसेट से हर एक फैसले लेगा। ऐसा भी नहीं है कि वो युवाओं को पसंद आने वाले गाने गा करके नेपाल के लोगों को उनकी जो अपेक्षाएं हैं उसको पूरा करने की पहल करेगा। उसके लिए उसकी एक सोच होनी चाहिए, उस सोच को वो एग्जीक्यूट कर सकता है, क्योंकि नेपाल में काठमांडू के मेयर के तौर पर बालेन शाह ने बहुत अच्छा काम किया है, ऐसा वहां के लोग मानते हैं। लेकिन अब नेपाल की जो अपनी एक इकोनॉमी है, और दूसरी बात नेपाल के लोग बहुत ज्यादा वैरियर किस्म के लोग होते हैं, और उनका संबंध सीधे सीधे दुनिया के कई परंपरागत लड़ाई लड़ने वाले आर्मी के प्रमुख अंगों में नेपाल के लोग शामिल होते हैं, जिसमें भारत और ब्रिटेन मुख्य हैं। तो सवाल यह है कि भारत के साथ नेपाल का रिश्ता बालेन शाह अगर प्रधानमंत्री बनते हैं तो किस तरह का होगा। क्या बालेन शाह जितनी बातें अभी तक सोशल मीडिया के जरिए युवाओं में फैला करके लोकप्रिय बने, जब वो एक प्रधानमंत्री बनेंगे तो उसको एग्जीक्यूट कर पाएंगे? और क्या बिना भारत के सहयोग से नेपाल परंपरागत तरीके से अपने बेसिक्स को आगे ले जा करके दुनिया की विकास की राह में अपने आप को जोड़ पाएगा? ऐसे में एक बड़ा सवाल उठता है कि क्या
बालेन शाह को उसके नए अवतार में चीन कहीं पूरी तरीके से उस पर अपना प्रभाव तो नहीं जमा लेगा? ये वो सवाल है जो बालेन शाह के प्रधानमंत्री बनने की स्थिति में उठने लाजमी है। ऐसे में भारत सरकार, जिसकी इस पूरे चुनाव पर पूरी नजर रही और चुनाव परिणाम के बाद जब सुशीला कार्की, जो वहां के अंतरिम प्रधानमंत्री हैं, जब वो सत्ता का हस्तांतरण करेंगी, उस स्थिति में यह तय माना जाएगा कि बालेन शाह या उसके समर्थन से ही कोई सरकार बनेगी। और बालेन शाह की सोच यह है कि नेपाल अपनी ताकत, अपने दम पर और नेपाली स्वाभिमान के साथ खड़ा हो जाए। और सवाल यह भी है कि अगर वो अपनी ताकत और अपने स्वाभिमान के आधार पर खड़ा होना चाहेगा तो उसके लिए उसकी तैयारी कितनी है, और अगर उतनी तैयारी नहीं है तो उस तैयारी में अपने आप को या नेपाल की जनता को एसिमिलेट करते हुए उसमें आगे बढ़ाने के लिए क्या कुछ उसे करना पड़ेगा। और ऐसे में उसे पड़ोसी देश भारत की याद आएगी या भारत से जुड़ने की शिद्दत से एक जरूरत महसूस होगी। और उस स्थिति में अगर चीन ने भी कोई, क्योंकि चीन बहुत जल्दी अपने विदेश नीति में अपने स्वार्थों की पूर्ति के लिए टिल्ट मोड में आता है, अगर बालेन शाह को लेकर के वो कोई बड़ी कवायद भारत की अपेक्षा करता हुआ नजर आया, तो अगर नेपाल का युवा चीन की तरफ इस नए लोकतांत्रिक अवतार में उनके साथ जुड़ा, तो फिर चीन से नेपाल को मुक्त करना बड़ा मुश्किल हो जाएगा। ऐसे में नई सरकार जो बालेन शाह बनाने जा रहे हैं, ऐसा बताया जा रहा है, अभी यह तय नहीं है, और मेरा मानना है कि बालेन शाह प्रधानमंत्री बन ही जाएंगे। अभी इसमें कुछ संदेह है, पूरा संदेह नहीं है, असंभव भी नहीं है, वो बन सकते हैं, लेकिन बनने के लिए उनको अनुभव का सहयोग और समर्थन लेना होगा, और साथ ही साथ भारत जैसे देश का साथ लेना होगा। उस स्थिति में भारत नेपाल का किस तरीके से सहयोगी बनना चाहेगा, इसकी रूपरेखा विदेश मंत्रालय और हमारे सुरक्षा मामलों से जुड़ी जो टीम है, जो रणनीतिकार है, वो बनाना शुरू कर चुके होंगे, क्योंकि बालेन शाह के प्रधानमंत्री बनने के बाद चीन और अमेरिका की भी नजर नेपाल पर लगी होगी। बताया जा रहा है कि बालेन शाह $100 बिलियन की इकोनॉमी नेपाल की बनाने की बात कर रहे हैं, और युवाओं को रोजगार और भ्रष्टाचार मुक्त सरकार देने की बात कर रहे हैं। इन सब के लिए जिस जज्बे की जरूरत होती है वो दिख तो रही है, लेकिन उसको एग्जीक्यूट करने के लिए जिस टीम की जरूरत, और लाल फीताशाही ग्रस्त नेपाल को एक सच्चे जो नौकरशाह हैं उनको आगे ला करके विभिन्न विभागों में बैठाने और उनके द्वारा कुछ नई पहल करने की दरकार है। क्या बालेन शाह इस सब के लिए तैयार हैं? और अगर नहीं है तो भारत जैसा देश जो उसका पड़ोसी है और रोटी बेटी के रिश्ते के साथ साथ हमारे कई इकोनॉमिक पहलू एक दूसरे से जुड़ते हैं, उसमें भारत क्या सहयोग देना चाहेगा और नेपाल का नया नेतृत्व कितना सहयोग लेना चाहेगा। और यही वो बात होगी, यही वो कसौटी होगी जिस पर भारत और नेपाल का भावी संबंध परखा जाएगा। बहरहाल नेपाल में जेनजीज और उसके साथ नेपाल की आम जनता ने फैसला कर लिया है कि वामपंथ या लोकतंत्र के दिखावे का कोई आवरण पहने वो पार्टी जो नेपाल के लोगों के हितों के खिलाफ काम कर रही थी, उसको उन्होंने पसंद नहीं किया है, और वो एक युवा नेतृत्व के हाथ में देश की कमान सौंपना चाहते हैं। क्या होगी वो स्थिति जरूर हम आपको बताएंगे, लेकिन फिलहाल बालेन शाह जिस तरीके से चुनाव में आगे बढ़ रहे हैं उसको लेकर के हमने आपको ये एनालिसिस देने की कोशिश की है। अगर हमारा ये पूरा का पूरा एनालिसिस आपको समझ में आया हो और इसके कुछ पहलुओं पर आप अपनी बात रखना चाहते हो तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में जाएं, कमेंट करें और हमारे चैनल हार्ट टॉक भारत को सब्सक्राइब करें। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।